तो जी 94.3 माई एफएम पर मैं हूं आरजे प्रथम आपके साथ और वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर एएम मॉर्निंग राइज कैंपेन में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने डॉक्टर अखिलेश दुबे जी, जो हमें हृदय से संबंधित जानकारियां देंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डॉक्टर अखिलेश दुबे, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, गैलेक्सी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और प्राइम हार्ट क्लिनिक जबलपुर से हूँ। और मैं आज वर्ल्ड हार्ट डे पे अपने महाकौशल वासियों को, जबलपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ओके सर, कुछ मिथ्स जो कि हमारे सवाल भी हैं, जैसे कि हम जानना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर दिल के दौरों की अगर बात करी जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मॉर्निंग पर हो सकता है कि ये ज़्यादातर आते हैं, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये बात सही है कि कोई भी ब्रेन का स्ट्रोक हो चाहे हार्ट अटैक हो, अर्ली मॉर्निंग मोस्ट कॉमन टाइम होता है। यूजुअली 5 to 7 पे ही सबसे ज़्यादा ये देखे जाते हैं। और उसके बहुत सारी प्रपोज थ्योरी हैं। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग एड्रेनर्जिक सर्ज। ओके, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है अपना, वो मॉर्निंग में पीक लेवल पे होता है। कार्टिसोल का भी इसमें रोल होता है कहीं ना कहीं। तो उस सर्ज के कारण अगर सडन कार्डियक एक्टिविटी बढ़ी किसी कारण से और कोई प्लैक उस समय रप्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो थ्रोम्बोटिक और थ्रोम्बोजेनिसिटी भी ज़्यादा होती है अर्ली मॉर्निंग। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो अगर कोई प्लैक रप्चर होता है तो वहाँ पे थ्रोम्बोस बनने की टेंडेंसी होती है और सडन कार्डियक, जिसको अपन MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो डेवलप हो सकता है। तो एज का इसमें कोई रोल होता है? एज डेफिनेटली, पहले ये मिडिल एज एंड ओल्ड एज की प्रॉब्लम मानी जाती थी जी। बट अभी अगर हाल के कुछ वर्षों से अपन बात करें तो बहुत यंगर पॉपुलेशन में भी इक्वली देखने को मिल रहा है हार्ट अटैक। मीन्स अगर अपन 10 पेशेंट अगर हमारे पास हार्ट अटैक के आते हैं तो 4 से 5 यंग पेशेंट होते हैं जो लेस देन 40 ईयर होते हैं। जो पहले के तुलना में अगर देखा जाए तो ये काफी बढ़ा है यंगर पॉपुलेशन में। तो सर, हम इसे किस तरीके से रोक सकते हैं? हमारे पास क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हम ऐसी चीजों को रोक सकते हैं? देखिए, सबसे इसमें 3-4 पॉइंट मेन है जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले ये कि अपने को लक्षण पता होने चाहिए कि हार्ट अटैक के या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के क्या लक्षण है जी। तो फिर दूसरा उसमें इम्पोर्टेंट है कि हमें सजग होना चाहिए कि अगर एक बार लक्षण पहचान में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है। जी सर, ठीक है। और जो थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्रिवेंशन, कि ये प्रॉब्लम होने ही ना पाए, उसके लिए हमें क्या करना है। तो ये तीनों चीजें अगर किसी भी पेशेंट को या कोई जिसको डायग्नोस हुआ उसको पता होगा तो कहीं ना कहीं वो काफी हद तक इससे सुरक्षित रह सकता है। मेनली हम सिम्टम्स की बात करें तो कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मेनली सिम्टम्स क्या होते हैं? वही जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि लक्षण पता होने चाहिए। तो लक्षण इसमें जो सबसे कॉमन लक्षण है वो रेट्रोस्टर्नल, मतलब अपना जो ये बीच का हड्डी होती है जो सीने की, उसके ठीक पीछे, और डिफ्यूज टाइप का, मतलब एक पिन पॉइंट आप नहीं कर सकते कि यहाँ पे पेन हो रहा है, बट ऐसा लगता है कि इस हड्डी के पीछे पे कहीं भारीपन या हैवीनेस जिसको बोलते हैं, या दर्द, ऐसा टीयरिंग पेन, इस टाइप का फील होता है। और वो बहुत सीवियर होता है, बहुत सीवियर फॉर्म में होता है। कुछ लोगों को उसके साथ में वॉमिटिंग सेंसेशन भी हो सकता है, पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सांस फूल सकती है। और दूसरा, ये पेन लोकलाइज्ड नहीं होता, डिफ्यूज होता है। कई बार समझ में ही नहीं आता कि दर्द कहाँ हो रहा है, कई बार लगता है बैक साइड हो रहा है, या कई बार रेडिएशन होता है इसका, मतलब एक पॉइंट से उठ के और ये दोनों हाथों में रेडिएट कर सकता है, या राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में अकेले भी रेडिएट कर सकता है। कई बार जॉ में, जबड़े में रेडिएट करता है। कई बार टूथ पेन ऐसा होता है कि टूथ पेन स्टार्ट हुआ बट वो हार्ट का पेन रहता है। तो ये उसके मेन लक्षण है। सर, कभी कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसको वो पेन एक्चुअली घर पे हो रहा हो और फिर हॉस्पिटल आया हो तो वो नॉर्मल और फिर एकदम से ऐसा कुछ? ये बहुत कॉमन है जी, ये बहुत कॉमन है। कई बार क्या होता है कि स्टटरिंग एंजाइना उसको बोलते हैं। स्टटरिंग एंजाइना क्या होता है कि सडन पेन हुआ,
अगर सपोज वो हार्ट की जो नस बंद हुई है जिसके कारण अटैक हुआ है, वो 100% नहीं बंद है, अच्छा, उसमें थोड़ा सा फ्लो है, तो वो उसमें स्पाज्म होता है जब, तो वो पूरा बंद होता है तो उस समय पेन ज्यादा होगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है तो पेन थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह से ये एक कॉमन फिनोमेना है अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, जो कई बार देखने को अपने को मिलता है। और कई बार आपने देखा होगा कि सडन पेन हुआ, आप ईसीजी कराने पहुंचे, ईसीजी में भी अभी चेंजेस डेवलप नहीं हुए हैं और आपको घर भेज दिया, या आपने डिसीजन लिया कि भाई हम ईसीजी ठीक आ रहा है तो हम घर जा रहे हैं, और घर जाके फिर कोलैप्स हो गए। तो ये कई बार देखने को मिलता है। तो इसलिए बेहतर इससे सबसे बढ़िया इसका तरीका यही होता है कि अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन है कि ये हार्ट का पेन हो सकता है और आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फर्स्ट ईसीजी नॉर्मल भी है, तो हमें वहाँ पे वेट करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन में एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स रहना चाहिए। इस बीच में फ्रिक्वेंट ईसीजी करने चाहिए हर 15-20 मिनट पे। कई बार लेटर ऑन ईसीजी में चेंजेस आते हैं। सुविधा है तो इकोकार्डियोग्राफी की जांच उसी समय कर लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कार्डियक एंजाइम, कार्डियक मार्कर जो है, जैसे ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ऐसे मार्कर जो आजकल अवेलेबल हैं जो मायोकार्डियल इस्कीमिया को बहुत अर्ली स्टेज में पिक कर लेते हैं। तो ये सब टेस्ट हैं, वो करा के जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि ये हार्ट का पेन नहीं है, तब हमको हॉस्पिटल से जाना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा और है कि कहीं ना कहीं आजकल लोग इतने सोशल मीडिया पर और गूगल करने के इतने शौकीन हो गए कि वो कहीं ना कहीं अपने सिम्टम्स को भी, या उनको कुछ भी हो रहा है तो वो सर्च कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या वो अपनी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में जी बहुत ही कॉमन, मैं तो मतलब डेली हमें फेस करना पड़ता है अपने ओपीडी में। गूगल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग सर्च करके और अपने से मेडिसिन सर्च करते हैं, अपने से मेडिसिन लेना भी शुरू कर देते हैं। ये मुझे रोज फेस करना पड़ता है, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते रहते हैं। मैं इसके मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इससे दूर रहें। सोशल मीडिया जागरूकता के लिए ठीक है, जागरूकता के लिए ठीक है कि भाई आप किसी डिजीज के बारे में, किसी रिस्क के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे काफी कुछ मटेरियल आपको अवेलेबल रहता है। बट उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, है ना, कि प्रॉपर जर्नल से आप पढ़ रहे हैं, कि कोई न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ रहे हैं, कि कोई पत्रिका में किसी के विचार, निजी विचार पढ़ रहे हैं। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे या किसी न्यूज़पेपर में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी के पर्सनल व्यू आपको मिल गए या पर्सनल एनेक्डोटल एविडेंसेस मिल गए तो उसको आप सही मान के उसको फॉलो करना शुरू कर दें। तो अगर अपन, ये बहुत अच्छी बात है कि अपन बुक्स से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं और सोशल मीडिया और इसके माध्यम से कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, तो अपने को ये पता होनी चाहिए कि ऑथेंटिसिटी क्या है, अपन किस सोर्स से उसको पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, मैं अपने श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। जी, आपकी बीमारी, आपके रिस्क फैक्टर्स के बारे में आप अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को डिसीजन लेने दें। आप उनको प्रोवोक मत करें कि सर आप ऐसा कर दें, और न खुद आप अपने से मेडिकेशन चालू करें। ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। इवन फॉर डॉक्टर्स भी, हम डॉक्टर कम्युनिटी की भी बात करें, उनको भी बीमारियां होती हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती हैं। मैं उनको भी सलाह देता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम का इलाज खुद मत करें। आप अपने कलीग के पास जाएं और वो जो सलाह दे उसको फॉलो करें। सेल्फ मेडिकेशन आपको हार्म ही करेगा, आपको फायदा नहीं करेगा। ओके सर, आपका एक छोटा सा मैसेज चाहता हूँ सारे लिसनर्स के लिए। मैं अपने महाकौशल और जबलपुर के लोगों से आज वर्ल्ड हार्ट डे पे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हेल्दी हार्ट रखने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी डाइट अपनाएं, और लाइफस्टाइल में पर्टिकुलरली जैसा हमने बताया कि एक्सरसाइज प्लस दिन भर की अपनी एक्टिविटी को प्लान करके आगे बढ़ें। A public awareness initiative from the makers of Revolol AM.